नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षवर्धन और आज हम शुरू करने जा रहे हैं जुडिशियल कंट्रोल ओवर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। देखिए साहब, कानून जब भी कोई पास किया जाता है लेजिस्लेचर द्वारा तो जुडिशरी उसका रिव्यू कर सकती है और ये देख सकती है कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कंसिस्टेंट है या नहीं है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को वायलेट किया जा रहा है तो कानून को रद्द कर दिया जाता है ना। इसी को हम कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। उसी तरीके से ये जो जुडिशियल रिव्यू है ये डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के ऊपर भी लागू होता है। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स का इस्तेमाल करके जुडिशरी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के ऊपर एक चेक रख सकती है, उसकी वैलिडिटी को इंश्योर कर सकती है कि भैया अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ठीक है तो ठीक है, अदरवाइज इसको भी रद्द किया जाएगा। तो ये जो अल्ट्रा वायर्स है, जब भी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में जो भी पावर्स डिफाइन करी गई हैं, जो भी फंक्शंस हैं या जो भी जुरिस्डिक्शन बताया गया है वो उस पावर का, अगर उसको एक्सीड करा जाता है तो वो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इनवैलिड करार कर दिया जाएगा। अब ये जो अल्ट्रा वायर्स है, ये जो एक्सीडिंग द पावर्स या जुरिस्डिक्शन की हम बात कर रहे हैं, ये दो तरीके से किया जाता है साहब। एक होता है सब्सटैंटिव अल्ट्रा वायर्स और दूसरा होता है प्रोसीजरल अल्ट्रा वायर्स। प्रोसीजरल अल्ट्रा वायर्स का मतलब ये है कि कोई प्रोसीजर डिफाइंड है जो कि एग्जीक्यूटिव को फॉलो करना होगा जब भी वो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का इस्तेमाल करती है, जब भी वो उन पावर्स को इस्तेमाल करती है जो कि लेजिस्लेचर के किसी एक्ट द्वारा उसको दी गई है, जब भी कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, है ना। तो एग्जीक्यूटिव को एक प्रोसीजर फॉलो करना होगा। अगर वो प्रोसीजर फॉलो नहीं होता है तो इसे हम कहते हैं प्रोसीजरल अल्ट्रा वायर्स, ठीक है जी। और इस आधार पर भी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को रद्द किया जा सकता है। दूसरा होता है सब्सटैंटिव अल्ट्रा वायर्स। सब्सटैंटिव अल्ट्रा वायर्स का मतलब ये है कि जुडिशरी ये चेक करेगी जब भी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन किया जा रहा है, जब भी एग्जीक्यूटिव अपनी लेजिस्लेशन की पावर का इस्तेमाल कर रहा है, तो क्या वो जो प्रोविजंस एग्जीक्यूटिव ने बनाए हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस एग्जीक्यूटिव ने बनाए हैं, क्या वो पेरेंट एक्ट के साथ, यानी कि लेजिस्लेचर के जिस एक्ट से ये पावर डिराइव होती है एग्जीक्यूटिव को, क्या वो उसके साथ कंसिस्टेंट है या नहीं। जो एक्ट पावर दे रहा है एग्जीक्यूटिव को रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने के लिए, अगर वो उसके ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं, अच्छी इंटेंशन के साथ बनाए गए हैं, तो ठीक है। और साथ ही साथ ये भी देखती है जुडिशरी कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस का वायलेशन तो नहीं कर रहा है जो भी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस और पेरेंट एक्ट के प्रोविजंस, इन दोनों को आधार बना करके जब डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को रिव्यू किया जाता है तो उसको हम कहते हैं सब्सटैंटिव अल्ट्रा वायर्स, ठीक है जी। आगे बात करते हैं कि ये जो सब्सटैंटिव अल्ट्रा वायर्स है किस किस कंडीशन में इसके आधार पर जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है उसको इनवैलिड करार किया जा सकता है। पहला है कि अगर पेरेंट एक्ट, यानी कि जिस एक्ट के आधार पर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन हो रहा है वही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ना, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के खिलाफ है, तो फिर ये डेलीगेटेड लेजिस्लेशन भी रद्द माना जाएगा, ठीक है जी। दूसरा, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन अगर कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के खिलाफ है तो भी ये रद्द माना जाएगा। तीसरा, अगर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन पेरेंट एक्ट के प्रोविजंस के खिलाफ है, पेरेंट एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से पेरेंट एक्ट तो ठीक है, लेकिन उसके प्रोविजंस के खिलाफ जा रहा है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, तो फिर इसको इनवैलिड करार कर दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए पुलिस कमिश्नर के पास ये पावर है कि जब भी शहर में कोई जुलूस निकाला जाएगा तो उसका क्या टाइम होगा और क्या रूट होगा ये कमिश्नर डिसाइड करेंगे, ठीक है जी। उसको अप्रूवल कमिश्नर देंगे। लेकिन अगर कमिश्नर ये कहें कि जुलूस निकाला जाएगा या नहीं निकाला जाएगा, ये भी परमिशन कमिश्नर से ही लेनी होगी, जबकि ऐसी कोई पावर उनको नहीं दी गई है। निकालना है या नहीं निकालना है वो खुद लोग डिसाइड करेंगे, उनको टाइम और रूट बताना है केवल। तो ऐसे केस में जब वो अपनी पावर्स को एक्सीड कर रहे हैं, अल्ट्रा वायर कर रहे हैं विद द प्रोविजंस ऑफ द पेरेंट एक्ट, तो इसको हम इनकंसिस्टेंट विद द पेरेंट एक्ट मानेंगे और डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को रद्द माना जाएगा, ठीक है जी, इनवैलिड माना जाएगा। चौथा है साहब, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन अगर जनरल लॉज के साथ इनकंसिस्टेंट है। फॉर एग्जांपल, वुमेन सेफ्टी के ऊपर पार्लियामेंट ने कोई कानून बनाया और उस कानून के प्रोविजंस के खिलाफ स्टेट गवर्नमेंट ने कोई और कानून बना दिया जिसकी वजह से वुमेन सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज हो रही है, तो ऐसे केस में जो स्टेट गवर्नमेंट बना रही है रूल्स एंड रेगुलेशंस डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की पावर का इस्तेमाल करके, उसको इनवैलिड माना जाएगा क्योंकि ये जनरल लॉज के साथ इनकंसिस्टेंट है, ठीक है जी। पांचवा है साहब, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन अगर आर्बिट्री हो जाए या अनरीजनेबल हो जाए, उसका कोई वैलिड आधार नहीं बचा है, अगर वो आर्बिट्ररीली तानाशाही की तरीके से अगर इस्तेमाल की जा रही है, एग्जीक्यूटिव जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स का इस्तेमाल कर रहा है, तो ऐसे केस में भी उसको इनवैलिड माना जाता है। फॉर एग्जांपल, एक समय पे एयर इंडिया में कुछ ऐसे प्रोविजंस थे साहब कि जब जो वहाँ पे फीमेल वर्कर्स हैं अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती थी तो उनको परमानेंटली टर्मिनेट कर दिया जाता था सर्विस से, यानी कि वो तब तक ही सर्विस कर सकती हैं जब तक कि वो प्रेग्नेंट नहीं होती हैं। तो ये एक आर्बिट्ररी प्रोविजन है जिसको कि बाद में हटा दिया गया था क्योंकि
अनरीजनेबल था। ठीक है जी। उसके अलावा साहब एक बार बार काउंसिल में भी ऐसा एक्ट हुआ करता था, शायद 1995 तक था ये प्रोविजन के 45 ईयर्स से ज़्यादा अगर आपकी एज हो गई है और अभी तक आपने बार काउंसिल में रजिस्टर नहीं किया है एज एन एडवोकेट, LLB आपकी हो चुकी है लेकिन रजिस्टर नहीं किया है, तो अब आगे से जो है 45 की एज के बाद भी रजिस्टर नहीं कर पाएंगे। तो ये एक आर्बिट्री प्रोविजन था, अनरीजनेबल था और इसीलिए इसको भी हटा दिया गया था। ठीक है जी। छठा है साहब डेलीगेटेड रजिस्ट्रेशन इज मैलिफाइड। अगर कभी भी गलत इंटेंशन से डेलीगेटेड रजिस्ट्रेशन किया जाता है तो उसको भी इनवैलिड करार किया जाएगा। जैसे कि अगर मान लो कोई स्टेट में सेंट्रल गवर्नमेंट कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू करना चाहती है जो कि वो लेजिस्लेचर के थ्रू नहीं कर पा रही है ना, तो वो क्या कहती है, प्रेसिडेंट से कहती है कि तुम उस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा दो और ऑर्डिनेंस पास कर दो। अब ऑर्डिनेंस की जो लिमिट है वो 6 महीने की है साहब, तो वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो प्रेसिडेंट से कहती है कि भैया हर 6 महीने में तुम बार बार इस ऑर्डिनेंस को लागू करते रहो, मतलब दोबारा से लागू करते रहो। तो ये क्या है कि जो काम वो डायरेक्टली नहीं कर पा रहे वो उसको इनडायरेक्टली कर रहे हैं। हालांकि प्रेसिडेंट दबाव में नहीं होता सेंट्रल गवर्नमेंट के, लेकिन फिर भी क्योंकि प्रेसिडेंट एक अकेली पोस्ट है, गवर्नमेंट जो है उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर है, उसके साथ पूरे कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, पूरी की पूरी सरकार है, तो दबाव अपने आप एक बन जाता है ना। तो प्रेसिडेंट से या गवर्नर से जो है अगर कोई बार ऑर्डिनेंस पास करवा करके कोई रूल्स एंड रेगुलेशन जो कि लेजिस्लेचर द्वारा पास नहीं किए गए हैं उनको लागू किया जा रहा है, तो ये क्या है, ये एक ऐसा काम किया जा रहा है जो कि डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कर पा रही है, लेकिन मैलिफाइड इंटेंशन के साथ वो जो है गलत तरीके से, इनडायरेक्ट तरीके से उस काम को कर रही है, तो ये इनवैलिड माना जाएगा। ठीक है जी। 8वां है साहब वे डेलीगेट फर्दर डेलीगेट्स। अगर पेरेंट एक्ट के अंदर स्पेसिफिकली ये मेंशन्ड नहीं है कि जो भी पावर लेजिस्लेचर के द्वारा एग्जीक्यूटिव को दी गई है, मतलब कानून बनाने की पावर, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने की पावर, कि अगर ये स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि वो उस पावर को फर्दर डेलीगेट कर सकता है किसी और अथॉरिटी को, स्पेसिफिक अथॉरिटी को, तो ठीक है। अगर ये पेरेंट एक्ट में मेंशन नहीं है कि फर्दर डेलीगेशन हो सकता है तो फिर फर्दर डेलीगेशन को इनवैलिड माना जाएगा। ठीक है जी। और उस पेरेंट एक्ट के अंदर स्पेसिफिकली डिफाइंड होना चाहिए कि किस अथॉरिटी को सब डेलीगेट किया जा सकता है पावर्स को, है ना। मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट को लेजिस्लेचर द्वारा कुछ पावर्स दी गई हैं रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने के लिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट को अपनी पावर्स को डेलीगेट कर सकती है, और स्टेट गवर्नमेंट के पावर्स के ऊपर भी जो लिमिटेशंस होंगी, जो भी उसके फंक्शंस, पावर्स, जो भी उसका जुरिस्डिक्शन होगा, वो सारी चीज़ें सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रॉपर एक नोटिफिकेशन में डिफाइन करनी होंगी ताकि उसके ऊपर भी एक चेक रखा जा सके जो भी सब डेलीगेट किया गया है। ठीक है जी। इस तरीके से ये प्रोविजन काम करता है साहब। अगर इस जो भी जुरिस्डिक्शन से बाहर जाती है, अगर पावर्स को एक्सीड करती है स्टेट गवर्नमेंट ऐसे मामले में, जब उसको सब डेलीगेशन की पावर दी गई है तो वो इनवैलिड माना जाता है। ठीक है जी। आखिरी प्रोविजन है जहां पे इनवैलिडेशन होता है साहब, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो है अगर जुडिशियल रिव्यू से बाहर रखा गया है किसी एक्ट में, अगर उसकी भाषा ऐसी है कि साहब जब भी इस एक्ट के आधार पर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन किया जाएगा, एग्जीक्यूटिव अगर कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएगा तो उनको कोर्ट में क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है, या फिर जो भी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन होगा वो एक्ट का पार्ट ही माना जाएगा, इस तरीके से समझा जाएगा जैसे लेजिस्लेचर ने ही उसे पास किया है। ऐसे कभी भी अगर वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी एक्ट के अंदर जो भी लेजिस्लेचर द्वारा पास किया जा रहा है, तो इसका मतलब ये कभी नहीं होता कि जुडिशियल रिव्यू उसके ऊपर हो नहीं सकता, क्योंकि लेजिस्लेचर के पास ये पावर नहीं है कि वो जुडिशरी को एक्सक्लूड कर दे किसी भी प्रोविजन के ऊपर, किसी भी प्रोविजन, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, और बेसिक स्ट्रक्चर के साथ कोई भी इन्फ्रिंजमेंट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये सेपरेशन ऑफ पावर्स के खिलाफ है, चेक्स एंड बैलेंस, सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस के खिलाफ है। ठीक है जी। इंडिया में जिस तरीके से जो तीनों ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, जो तीनों ऑर्गन्स एक दूसरे के ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम मेंटेन करते हैं, उसको कभी भी इन्फ्रिंज नहीं कर सकता है एक पर्टिकुलर ऑर्गन, अदरवाइज वो डिक्टेटर हो जाएगा, है ना। तो ये सब कुछ पॉइंट्स थे जो कि हमने सब्सटैंटिव अल्ट्रा वायर्स के बारे में डिस्कस करे थे, जुडिशरी कंट्रोल ओवर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के हेडिंग के अंदर। ठीक है जी। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोसीजरल अल्ट्रा वायर्स के बारे में। ठीक है जी। बहुत बहुत धन्यवाद।